नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। लोकसभा का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, टिकट बहुत लेट फाइनल हुआ, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? नहीं, बहुत लेट नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी में जब भी इस तरह की चुनावी प्रक्रिया होती है तो टिकट का भी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो कहीं थोड़ा जल्दी हो जाता है, कहीं थोड़ा, पर नॉमिनेशन से काफ़ी पहले हो गया तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत लेट नहीं है। हमने समय पे नॉमिनेशन भर दिया और अच्छे से चुनाव शुरू हो चुका है, तो मैं इसको बहुत लेट नहीं मानूंगा इसको। हाँ, लेट तब होता जब मैं इसको लेट तब मानता जब प्रत्याशी कहीं बाहर से आ गया होता। हम लोग तो यही लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले वर्षों से आप देखें, जब से बीजेपी की सरकार है या उससे पहले भी, तो लगातार जनहित के मुद्दों पर सड़क पे रहता है, संघर्ष कर रहा है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। और चुनाव चूंकि कार्यकर्ता ने लड़ाना होता है, तो प्रत्याशी चयन आगे हो पीछे हो उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। सर, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं जनता को लेकर? रूट प्लान आपका क्या है इस बार लोकसभा को लेकर? देखिए, रूट प्लान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि जो प्रतिनिधि पिछले 5 साल से यहाँ पे थे, इस क्षेत्र की जनता, यानी संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से उनको समझ चुकी है। तो हम पहला पार्ट में मैं इसकी बात करूँगा। तो उनकी निष्फलता, निष्क्रियता कह लीजिए, या उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति, वो इससे साबित होती है कि उनको जो सांसद निधि सरकार देती है क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, तो उसका 40% ही मात्र वो खर्च कर पाए, 60% वो खर्च नहीं कर पाए। ये बड़ी बात है। इससे बड़ी उदासीनता क्षेत्र के प्रति नहीं हो सकती। क्या उनको समय नहीं मिला, या फिर उनके पास में ऐसा विजन ही नहीं था कि क्षेत्र में क्या काम हो सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चुनाव में जब हम जाते हैं, हम क्या करेंगे वो बिल्कुल हम उसको बताएंगे, हमारा विजन क्या, हमारी योजना हम बताएंगे, लेकिन साथ साथ जनता जब वोट देती है तो इस बात को भी जरूर परखती है कि जिसको पिछली बार मत दिया था, अपना विश्वास जिसको पिछली बार दिया था, वो क्या उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरा? तो जनता के सामने वर्तमान सांसद पूरी तरह से निष्फल है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा अपने आप में आती, मुझे तो अभी मौका मिलना बाकी है, उन्हें जनता ने मौका दिया है, तो ये एक पक्ष है इसका। उसके अलावा भी अगर और बात करें, आप जानते हैं कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। बिल्कुल। हर घर में यहाँ शहादत की कहानियां हैं, स्टोरीज हैं ना। हर परिवार से आप देखेंगे, किसी के दादा, किसी के चाचा, किसी कुछ फौज में थे, देश के लिए सेवा करी, नहीं शहीद भी हुए तो भी उन्होंने गोलियां खाई हैं, अपना पूरा जीवन दिया है। उस परिवार में जब दूसरा नए बच्चे जब आते हैं और वो बड़े होते हैं, तो बच्चों के उनका भी सपना होता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो उनका सपना फुलफिल किससे होता है? फौज में जाने से। उनकी भी सपना होता है कि हम फौज में जाएं। अब इन्होंने क्या किया, अग्निवीर एक योजना लेके आए। वो अग्निवीर के पूरे देश में प्रदर्शन हुए। अग्निवीर एक ऐसी योजना थी जो हमारे प्रदेश के नौजवानों का, जिन्होंने सपना कुचल दिया पूरी तरह से। आपने उनसे एक जो शहादत का गौरव होता है उसे खत्म कर दिया ना। आज की तारीख में पहली बात तो आपकी अग्निवीर की वेतन और एक जो रेगुलर फौजी है, परमानेंट फौजी है, उसमें विसंगति है। 4 साल में आप वापस आ रहे हो, भविष्य की सुरक्षा नहीं है ना। और उसके अलावा अगर आप शहीद हो गए, बाई चांस आपने देश के लिए अपनी जान दी, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं है, तो आपके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं है। पर ये कैसे हुआ है? वर्तमान सांसद जो कि केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनके रहते हुए ये हुआ है। तो अपने आप में अगर आप इसे देखेंगे कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल प्रदेश में उन्होंने ये किया, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं उठाई। अब आता हूं मैं दूसरे पक्ष पे, ये तो मैं उनकी निष्फलता बता रहा हूं। अच्छा, अभी एक तीसरी, आपको याद होगा कि भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने निर्देश दिए अपने तमाम सारे सांसदों को कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लीजिए। तो हमारे वर्तमान सांसद ने जंगलिया नाम से गांव को गोद लिया। अब जंगलिया गांव में
मुझे सुबह ही उनके ग्राम प्रधान का फोन आया, आज सुबह ही। उन्होंने बोला कि साहब यहाँ आज तक वो आए नहीं, कुछ किया ही नहीं है, और आप आइए और एक मीटिंग करिए वहाँ। मतलब आप सोचिए, गोद लिया मतलब होता आपने आपने वो बच्चा आपका, बेबी आपका, आपने दिखाना था कि उस एक गांव को मैं कितना आदर्श गांव बनाऊंगा और फिर उसकी कॉपी करके और दूसरे गांव करूंगा। आपने शुरुआत ही नहीं करी ना, तो ये आपकी निष्फलताएं हैं। लेकिन सब बीजेपी से जब भी सवाल किए जाते हैं तो वो ये कहती नजर आ रही है कि रोजगार तो सबको नहीं दे सकते, या फिर हम गवर्नमेंट जॉब हर किसी को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो जैसे कि आपने अग्निवीर की बात की, आपने बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, तो वो कहते हैं कि आप खुद का बिजनेस कर लीजिए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिजनेस कर लीजिए, अच्छी बात है, बिजनेस करना भी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सबको नौकरी मिलेंगी, ठीक है, कोई, पर उसके लिए कोई सही नीति तो लाएं, उसके लिए कोई विजन तो हो। मतलब मेरे पास एक विजन है, अगर कल कभी मुझे प्रदेश में मौका मिला तो मेरे पास एक विजन ये है कि मान नारायण दत्त तिवारी जी ने बड़े सिडकुल इंडस्ट्रीज बनाई, बड़ी इंडस्ट्रीज वहां आई। मैं ये कहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक छोटा सिडकुल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक। अब वहां इंडस्ट्रीज कैसी होनी चाहिए? अगर हम वहां पर कोई प्रोडक्शन यूनिट डालेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो वायबल नहीं होगा दिल्ली तक पहुंचने में। लेकिन अगर हमने इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत फास्ट कर दी, आप देखिए दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, आईटी सेक्टर्स हैं, सारा आउटसोर्स होता है। कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, 20,000, 25,000, 30,000। हमारे किसी भाई बहन और हमारे पहाड़ के नौजवान भाई, हमारे जो भाई बहन बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। अगर मान लीजिए बागेश्वर एक जिला है, बागेश्वर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर मान लीजिए ऐसे 8-10 आईटी की कंपनीज वहाँ पे आ जाती है जिसको इंटरनेट बेस हो, ठीक, तो वहाँ के बच्चों को तो वहीं रोजगार मिलेगा ना, और उनको अगर वहाँ 15,000 भी मिल रहा है तो वो खुश रहेंगे और हर हफ्ते छुट्टी पे अपने माँ बाप के पास या अपने घर में जो अगल बगल गाँव में जा सकते हैं। ये इस पर सरकार को काम करने की जरूरत थी, हम करेंगे, मौका मिलेगा तो। ये मैंने अपनी सरकार में भी इस बात को जरूर मैंने कहा था जब अभी पीछे हमारी सरकार थी, पर ठीक है, समय लगता है कि जो में ये आगे हम करेंगे। तो रोजगार को लेके इस तरह की चीजें हो सकती है, नहीं तो प्राइवेट जॉब्स हैं। पर अब हम बात करें, आपने कहा स्वरोजगार की बात करी, बिजनेस की बात करी, उसके लिए भी तो पॉलिसी सही होनी चाहिए। उसके लिए भी तो मैंने देखा है कि बैंकों का जो रवैया होता है वो अमीर आदमी को ज्यादा लोन देते हैं। एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले और वो ज्यादा अमीर परिवार से नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको लोन नहीं देंगे, उसके लिए 10 ऐसी शर्तें डाल देंगे, ये भी लेके आओ, गारंटी लेके आओ, जमीन के कागज लाओ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, इतनी फॉर्मेलिटीज है। लेकिन अगर वहीं कोई बहुत पैसे वाला होगा, उसे लोन मिलेगा तो उसे घर पहुंच के लोन मिलेगा। तो इसको इन विसंगतियों को सरकार ने दूर करना चाहिए और थोड़ा सा प्रोसेस को और इजी करना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी, नैनीताल में कब से जो पार्किंग की एक मांग थी वो चल रही थी, और आपने देखा होगा जो फड़ व्यवसायी हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, वो सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, उनको लेकर भी कोई आज तक अरेंजमेंट ऐसा नहीं किया गया। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, जनता, अगर आप बीच में भी गए होंगे जनता के पास, तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स रहती है। तो नैनीताल को लेकर आपका क्या कुछ रूट प्लान रहेगा? देखिए, नैनीताल, आप नैनीताल सिटी की बात कर रहे हैं, नैनीताल पूरे देश के लिए एक बड़ा पर्यटन स्थल है, तो और हाई कोर्ट भी वहीं है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक। प्रदेश के लोग भी अपने काम से वहाँ जाते हैं और पूरे देश के पर्यटन जो पर्यटक है वो भी वहाँ जाते हैं। बगल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो उससे कनेक्ट होने की वजह से लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो डेफिनेटली लोड तो रहेगा, पर सरकार को अब नई तकनीक आ गई है, आपको पार्किंग बढ़ानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने काला डूंगी में लोगों को रोक लिया, आपने यहाँ रोक दिया, जाम लग गया। दिक्कत होती है हाँ, तो टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, नए अब इंजीनियरिंग ने अपना रूप बदल लिया है, अब तो आधुनिक इंजीनियरिंग का जमाना है। सरकार ने उस पर काम करना चाहिए और पार्किंग की फैसिलिटीज और बढ़ानी चाहिए। ये जो आपने कहा फड़ वगैरह के लोग हैं, ये परंपरागत अपना काम करते हैं, छोटी मोटी इनकी आजीविका चलती है, रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, अपने घर का जीवन पालन करते हैं। उनको भी बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से आप कह दें आप हट जाइए, सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी होंगी वहाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यापक एक कार्यक्रम की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है और योजना की ज़रूरत है। मैं गारंटी के साथ फिर बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, जो वो विजन इस सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो है ही नहीं। जब तक अब देखिए, राज्य बनने का पहले 13 महीना उन्हीं की सरकार रही, उस 13 महीने में एक उपलब्धि बता दे भाजपा। कांग्रेस की सरकार आई, हमने कहा ना आपसे कि तिवारी जी बने तो क्या क्या हुआ,
फिर इनकी सरकार रही 5 साल, फिर कोई उपलब्धि बता दें ये लोग अगर कुछ कह सके तो नहीं है इनके पास में। फिर कांग्रेस की सरकार आई, मैंने आपको बताया कि कैसे थोड़ा सा हम पहाड़ों की तरफ गए, बहुत सारी योजनाएं बनी, काफ़ी कुछ हुआ उस समय। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को पेंशन्स मिली जो तबका मतलब बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तबके को भी पेंशन्स मिल सकती हैं। पेंशन का मतलब सिर्फ ऐसे खैरात नहीं, ठीक है उनकी ज़रूरतें हैं, वो जो आजीविका चलाते हैं उससे पूरा नहीं होता है, तो एक सपोर्ट होता है। वो हरीश रावत जी की सरकार में हमने भरपूर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को खोजा। हमारे जो परंपरागत जो योजनाएं पहाड़ में जो हमारी परंपराएं हैं पुरानी, है ना, जो जागर लगाते हैं पुजारी वगैरह, ऐसे लोगों को तक पेंशन दी है। क्योंकि अब आजकल के ज़माने में पलायन होने की वजह से लोग अब पहाड़ की तरफ को इस तरफ अपनी इस तरह की पूजा पाठ की गतिविधि कम आते हैं, तो वो जो उनके पास तो दूसरा रोजगार था ही नहीं। आप विजन तो सोचिए ना क्या था। तो हमने क्या, अब फिर से भाजपा की सरकार है 7 साल से, अब इन्होंने इस आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार अब तक नहीं आई। भ्रष्टाचार और बल्कि ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, संगठित हो गया है। मतलब आप देखिए, आज आपने गोला, हमारे यहाँ गोला नदी है, वहाँ के गोला खनन के व्यापारी आंदोलन रहते हैं। इन्होंने जिस तरह से पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका, कहाँ से कहाँ रेट्स पहुँच गए। अब तो कहते हैं कि हर हफ्ते वसूली होती है, तो वसूली सरकार चली रही है ऊपर से नीचे, है ना, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, ये डाल के और सीधा वसूली। तो अब उसको इन्होंने बड़ा संगठित कर दिया। तो भ्रष्टाचार आज चरम पे है, नई कोई योजनाएं आ नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, तो कल ही आपने देखा होगा नानक मत्ता में सरेआम बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या कर दी गई, गोली मार के हत्या कर दी गई। मतलब कोई डर ही नहीं है। और वो भी चुनाव के समय, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ तैनात हैं, पुलिस की व्यवस्था भी बड़ी सख्त होनी चाहिए, होगी, मैं मानता हूँ, सड़कों पे खड़ी है, सिर्फ गाड़ियाँ चेक करने के लिए थोड़ी है, कानून व्यवस्था भी है। उसके अलावा भी देख लीजिए आप, हल्द्वानी जैसे शहरों की बात करें, मैं लोगों को ऐसी मजाक में बोलता हूँ कि भाई 2 दिन अगर किसी के घर की बत्ती बंद मिल जाए तो तीसरे दिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका ताला नहीं टूटा होगा। ये गारंटी कोई दे नहीं सकता। नशे की गिरफ्त में हमारे नौजवान बहुत अब बुरी तरह से और फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत बुरी तरह से स्थिति हो गई है, कई गुना बढ़ चुकी। किसकी नाक के नीचे हो रहा है, कौन चला रहा है वो सब? क्या प्रशासन को, पुलिस को, तंत्र को ये पता नहीं है कि नशा का व्यापार कौन कर रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ सकते आप? अब बच्चों पे तो सख्ती करोगे, लेकिन जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? तो ये, मैं आज तक पार्टी ने मुझे संगठन के ही काम दिए, और वो भी जिम्मेदारियां ऐसी थी कि जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मुझे अपने राज्य से ज़्यादा दूसरे राज्यों के दौरे करने पड़ते थे, तो मुझे ऐसा मौका मिला नहीं बहुत ज़्यादा। आज पार्टी ने मुझे मौका दिया कि मैं जाऊँ, जनता के बीच आशीर्वाद मांगूँ। अगर पार्टी ने मुझे, जनता ने चुनकर भेजा, तो भी जो भी परिणाम आए कोई दिक्कत नहीं, हम जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे तो ही ये करेंगे, बात मेरा ये, जनता के बीच अब पार्टी ने मुझे भेजा है, तो मैं निश्चित तौर पर ये जो बुनियादी सवाल है इनके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2027 में कांग्रेस की सरकार भी लाएंगे, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ अपनी सरकार से उसको लागू भी कराएंगे। सर, लगातार राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो भी धरातल पर हैं, और युवाओं के बीच में जाके, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी वीडियो उनकी ट्रेंडिंग में भी रहती हैं, युवाओं के बीच जाकर वो रोजगार की बात कर रहे हैं ना, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी फील्ड पर तो रहती है, और अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी की या मैं बात करूँ महंगाई की, तो लगातार इन मुद्दों को भी उठा रही है, लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह जा रही है सर कि सत्ता में नहीं आ पा रही? देखिए, ये फेज होता है, अप डाउन चलते रहते हैं, समय बदलता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद से अथाह पैसा खर्च करके जनता के बीच में, मीडिया के माध्यम से कह लीजिए, काफ़ी हद तक, ठीक है, मैं सभी मीडिया को दोषी नहीं दे सकता, नहीं दे रहा, अच्छे लोग काम, एथिक्स की जर्नलिज्म वाले लोग भी आज हैं जो एथिकल जर्नलिज्म करते हैं, है ना, नैतिकता जिनमें है। बट फिर भी अधिकांश, जो खास तौर पे वो मीडिया जो जिनके मालिक अब बड़े उद्योगपति हैं, आप जैसे स्वतंत्र लोग काम कर रहे हैं, मैं उसके भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आज भी है जिंदा हमारे यहाँ सिस्टम, पर जिनका मालिक ही अब बड़े उद्योगपति बन गए, क्यों बने होंगे?
उनके अपने बिजनेस हजारों लाखों करोड़ रुपए के हैं, फिर वो ये मीडिया के बिजनेस में क्यों आए? ये सब इसीलिए आए। और उन्होंने माध्यम से जनता को कुछ समय के लिए, नहीं आप किसी को अफीम सुंघा दो तो थोड़े टाइम के लिए आदमी सुन्न हो जाता है। ये वैसी स्थिति हमारे देश की जनता की इस समय इस सरकार ने कर रखी है, यानी मोदी जी ने कर रखी है, या उनके तंत्र ने कर रखी है, या संघ ने कर रखी है। ये समय बदलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। कांग्रेस भी बहुत लंबे समय तक सरकार में रही है, ऐसा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, आए हैं, पर कांग्रेस तो इतने लंबे समय तक रही। और जब आप देखिए कांग्रेस को किस हालत में देश मिला था 1947 में, कोई सोच सकता था कि IIM हो सकता है, इसरो हो सकता है उस जमाने में, है ना, बांध, इतने बड़े बांध बन सकते हैं, ये IITs खुल सकते हैं, वो किसने कल्पना करी होगी? कांग्रेस की कल्पना थी, कांग्रेस के नेतृत्व की कल्पना थी। तो ये सब हुआ, ठीक। फिर भी हम सब 60 साल तक सरकार में तो रहे ना टोटल। ये लोग तो 10 साल में जनता अब उब चुकी है। आप कह रहे सफलता मिल, ऐसा नहीं है, हमें सफलता मिलती है। अभी कर्नाटक में हम सरकार बनाई, ये लोग तो वहाँ पे 200 पार 250 पार बोल ही रहे थे। तेलंगाना में हमने सरकार बनाई, हिमाचल में हमारी सरकार बनी। तो ये अप डाउन चलते रहते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ, जनता अब धीरे धीरे उसकी आंख खुल रही है, जनता धीरे धीरे उस नशे से बाहर निकल रही है जो नशा इन्होंने शायद थोड़ा सुंघा दिया था। ये सिर्फ इनसे आप बात करोगे बीजेपी के लोगों से, सिर्फ 2 या 3 शब्द इनके मुंह से निकलेंगे, हिंदुत्व, अब सनातन हो गया, पहले हिंदुत्व बोलते थे। जिस दिन इंटरव्यू आया, एक इंटरव्यू दुनिया ने देखा कि जिसमें मोदी जी ने हिंदुत्व को नकार दिया। उन्होंने कहा हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, मोदी जी ने खुद ये इंटरव्यू दिया था, किसी और ने नहीं। उन्होंने कहा हिंदू तो एक जीने की कला है। तो अब उन्हें लगा कि भैया अब तो खत्म हो गया हिंदुत्व, तो सनातन की बात कर, हम भी सनातन ही है ना, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, उनसे ज्यादा शायद हम अपने पूजा पाठ को करते होंगे। लेकिन उन्होंने उसको बेचा, उन्होंने उससे राजनीति करी। इनसे सिर्फ आप हिंदुत्व के शब्द सुनेंगे, इनसे आप पाकिस्तान सुनेंगे, इनसे आप और दूसरे इस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें सुनेंगे। इनसे डेवलपमेंट की बातें पूछ लीजिए। वर्तमान हमारे जो यहाँ सांसद हैं, यहीं छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कर लीजिए। चलो, क्या नारा लेके क्या बात करके लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोगों के बीच कि साहब हमें वोट मत दीजिए, आप हमें भूल जाइए, हमने कुछ गलती कर दी हो तो भी भूल जाइए, आप तो मोदी जी के नाम पे वोट दे दो बस। सर, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी जी के नाम पर जाकर वोट मांगा जाता है और उन्हीं के नाम पे आधे से ज्यादा जनता वोट करने का काम भी कर रही है, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो नहीं आ जाएगी? देखिए, अगेन मैं इसके 2 पहलू बताता हूँ। मोदी जी या उनकी सरकार, जो ये सरकार का रवैया, ये तानाशाही रवैया है, पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है। तानाशाह हमेशा डरा हुआ होता है, और डरा हुआ व्यक्ति हमेशा वही सारे अनैतिक काम करता है अपने विपक्षी को दबाने के लिए, अपने विरोधी दल को, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वो हर तरह के अनैतिक काम करता है। वही ये लोग काम कर रहे हैं। आज इनके मुख्य हथियार क्या हैं? ED, CBI, इनकम टैक्स, ये संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं थी, आज भारतीय जनता पार्टी का एक अग्रिम संगठन बनकर काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की जो जनता है, उसका जो मूड है, उसे लोग भाप चुके हैं पूरी तरह से। उन्हें लगता है कि इस बार देश की जनता उनको सबक सिखाने वाली है। इससे डर कर अब ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप जीत रहे होते, अगर आप बिल्कुल क्लियर कट, आप साफ साफ सरकार बना रहे होते, भारी बहुमत के साथ जो आप नारे दे रहे हैं उस तरह से बना रहे होते, तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप हर विपक्षी दल को, अच्छा मजे की बात, थोड़ा आप सोचिए जरा, कितनी अजीब बात है कि एक व्यक्ति जो दूसरे विरोधी दल में जब तक होता है तो वो भ्रष्ट होता है, जैसे ही आपकी पार्टी में ज्वाइन करता है सारी इंक्वायरी बंद हो जाती है। फिर वो आप मोदी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसमें आप और वॉशिंग मशीन में डाल के, हमेशा वॉशिंग मशीन और वो डिटर्जेंट पाउडर डाल के आपने उसको साफ कर देते हैं। सर, एक नारा आप लगातार सुन रहे होंगे 400 पार का, और लगातार अगर कोई भी जैसे नामांकन के लिए अभी अजय भट्ट जी आए थे तो विक्ट्री का साइन एक वहां पे दिखाया जा रहा था, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए थे कि अब की बार 400 पार। अभी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अब जिस तरह का व्यवहार कर रही है, 2-3 चीजें दिख रही हैं। एक तो उनकी रैलियों में अब भीड़ नहीं आ रही, लोग नहीं आते हैं। दूसरी बात, जनता उनके साथ उनको सड़क पर दौड़ाने का काम कर रही है, उनके साथ बदतमीजियां हो रही, जनता कर रही है, जनता हिसाब मांग रही है। इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूट जाए, मनोबल न गिर जाए,
उनका मनोबल को ऊंचा रखने का झूठा प्रयास है ये 400 पार का जो नारा है, ये सिर्फ उनके मनोबल को बनाए रखने का एक झूठा प्रयास है जो कि फेल होने वाला है पूरी तरह से। अब रही बात 400 पार नारे की, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे, तब क्या नारा दिया था? 200 पार। अब आधे पे भी नहीं टिके। कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो वहां पे कितना आपने नारा दिया था, अब वहां भी आधे पे आके अटक गए। तो ये इस तरह सिर्फ नारे होते हैं। ये खुद भी अमित शाह जी का भाषण पढ़ी आपका, वो एक इंटरव्यू था उनका, खुद ही कहा उन्होंने कि ये तो हम सब जुमले फेंकते रहते हैं, हम जुमलों का इस्तेमाल चुनाव के लिए करते हैं, खुद ही कहते हैं। ये बिल्कुल निष्फल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है 400 पार वगैरह। ये आपको 4 जून को परिणाम जब आएगा तो आपको दिख जाएगा। सर 19 तारीख को वोटिंग है, जनता को क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से एक ही निवेदन करूंगा, सबसे पहले वो वर्तमान सांसद के 5 वर्षों का जो आपने उन पर विश्वास किया था उसका मूल्यांकन करें। वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे कि नहीं उतरे, आप कहीं उनको देख पाए कि नहीं देख पाए, उन्होंने जो आपने आपसे वादे किए थे उनको पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। ज़रूर उसका मूल्यांकन, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। ये तो तय होना चाहिए कि जिसको आपने चुनकर भेजा उसने किया क्या। और जहाँ तक हमें अभी तक जो समझ में आ रहा, देश की क्षेत्र की जनता वो खुलेआम कह रही है, आंकड़े बता रहे हैं, जो सांसद अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं कर पाए हों, जो एक गोद लिया हुआ गांव, एकमात्र गांव, उस गांव की तरफ झांकने नहीं गए हों, उस गांव में कुछ एक भी योजना नहीं लाए हों, उनसे अब आगे क्या अपेक्षा हो सकती है। इसलिए अब बदलाव का समय है। मैं क्षेत्र की जनता से ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, एक मौका दीजिए। मेरे पास ऐसी बहुत सी योजनाएं होंगी। इतने साल संगठन में और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में काम करने के बाद मुझे जो भी अनुभव मुझे मिला है, उस अनुभव के बल पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी अपेक्षाओं को कभी टूटने नहीं दूंगा, उन पर खरा उतरूंगा, पूरा ईमानदारी से आपके साथ काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। नमस्कार।